क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सही विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास में परिवर्तन होता है, सही बात है। प्रारंभिक विकास है प्रवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। विकास पैटर्न है वो अपूर्वान्वयी है, ये अनप्रिडिक्टेबल हो कह रहा है ये, जबकि ये होता क्या है प्रिडिक्टेबल। तो हम ये कहेंगे ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी विकास में व्यक्ति भिन्नता होती है, ये बात सही है। 1 2 4 तो सही है, वो गलत होगा 3 नंबर। इसमें पूछा है प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो आपकी वाक्य पूर्ति तकनीक है ना, ये आपकी आती है प्रक्षेपी विधि में, ठीक है। और बाकी विधियाँ जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये दोनों आएंगी आपकी सब्जेक्टिविटी में, यानी आप बोल सकते हैं व्यक्ति निष्ठता में। चेक लिस्ट आएगी, ये आएगी ऑब्जेक्टिविटी में, यानी वस्तुनिष्ठता में, ठीक है। तो समझे होंगे। नेक्स्ट, आत्म संप्रत्य के आधार पर क्या होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएगी, चाहे तो आपका सामाजिक रोल कोई भी हो या आपके बॉडी में हो जाए, यानी शरीर प्रतिमा, ये सभी आत्म संप्रत्य में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा जुंग, ये आपके जुंग कौन थे, ये जुंग थे किसके, सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे ना जुंग, सही है, उन्हीं के थे। अंतर्मुखी चिंतन प्रकार का व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, फिर ने बीच में एक अन्य प्रकार भी बता दिया था, यानी इनके 2 प्रकार थे, एक तो अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी, लेकिन बीच में इन्होंने उभयमुखी भी शब्द जोड़ दिया था। तो ये 3 प्रकार हो गए थे बाद में, लेकिन शुरुआत में 2 प्रकार थे। तो इनमें से बताइए जो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं ना, इंट्रोवर्ट, उनकी विशेषता नहीं है, आत्म केंद्रित तो होते हैं, ये सही बात है, ठीक है। स्वयं के जो भी बुद्धि होती है उसी के आधार पर काम काज करते हैं, ये भी बात सही है। तत्वों के आधार पर, यानी जो बुक्स में जो सिद्धांत है उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं तत्वों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले होते हैं। लेकिन आशावादी होते हैं ना, तो ये आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी वाले जो नेता लोग हो गए, या अन्य उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो करीब 1350 ग्राम होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे तो 1350 ग्राम के समथिंग आएगा। 1300 ग्राम आ रहा है, लेकिन फिर भी 1350 ग्राम माना जाता है एक वयस्क का, ठीक है। तो 1200 और ये 2600 1300 आएगा औसत, तो हालांकि 1350 माना जाता है, फिर भी हम इसी ऑप्शन पर जाएंगे। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस में व्यक्तिगत विविधता या विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है, तो आपके थे फ्रांसिस ई गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइए समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है। तो हम कहेंगे जो भी आपकी जो प्रत्याहार या आज्ञा करता है, इसे बोल रहे हैं, चाहे तो आप विड्रॉ करिए या सब में से नेस कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, ये अप्रत्यक्ष मानी जाएंगी, ठीक है। प्रत्यक्ष हो गई ये वाली प्रत्याहार वो आज्ञा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां, इसमें बताइए कौन सी उन्मुक्तता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार या कि उत्तर रूढ़िवाद यानी पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है, वो बताइएगा। तो देखिएगा क्या चीज़ आती है, हमें विशेषता बतानी है आपकी। तो आपको पता है 3 लेवल 6 स्टेज है, तो इनमें से बताइएगा जो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल है उसकी जो 2 विशेषता होती है, 5 नंबर की और 6 नंबर की। हालांकि 2 होती है, लेकिन 5 नंबर की 6 की होती है। तो लास्ट की तो होती है एथिकल वाली, और जो 5 नंबर की होती है ना, इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन का मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। बाकी और की बात की जाए, जैसे दंड एवं आज्ञाकर्ता की बात की जाए, तो आप भी जानते होंगे ये आपकी लेवल फर्स्ट में आती है और पहली अवस्था होती है। अच्छा लड़की अच्छी लड़की 2 नंबर की अवस्था है, लेकिन इसमें भी 2 यानी लेवल 2 और अवस्था नंबर 3 की 3 और 4 होती है। तो 3 नंबर की होती है गुड गर्ल नाइस बॉय, तो या गुड बॉय नाइस गर्ल कुछ भी कह दीजिएगा, इसी से संबंधित होती है। कानून एवं सामाजिक व्यवस्था ये 4 नंबर की अवस्था होती है, जिसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा है कानून और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर नैतिकता सीखता है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो देखो वीर पूजा होती है, और देखिए सांविधिक स्थिरता कह रहा है ये, तो यानी स्टेबिलिटी पाई जाती है, लेकिन इसमें तो स्टेबिलिटी पाई नहीं जाती है। यानी किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है, स्टैनी हॉल ने बताया था तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और जबकि कह रहा है स्टेबिलिटी पाई जाती है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन ज्ञान और तथा कौशल या अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थी के अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए वो कहलाता है। ये आपके स्किनर से संबंधित है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आप पढ़ते होंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साकीय, अवरोही, मैथमेटिक्स वाला, तो ये आपके उसी से संबंधित पूछा था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अच्छी स्मृति का एक लक्षण नहीं है, यानी गलत है, वो बताना है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर है ना, औसत धारणा, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपकी स्मृति के बारे में, अच्छी स्मृति के बारे में गलत हो जाएगा। बाकी है, कौन सा संप्रदाय अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखो, उन्होंने मॉडलिंग की बात की है, उन्होंने अनुकरण की बात की है, उन्होंने अवलोकनात्मक अधिगम की बात की है, लेकिन उन्होंने एडेप्टेशन की बात नहीं की है। इसकी तो जीन पियाजे ने बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, अनुकूलन है, इसकी बात नहीं की है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13वां। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सेडलन के शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए एक प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा 711, यानी 7:1:1। ये आपकी प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों के अनुपात की विशेषता थी। ठीक है, और भी थी, जैसे कि आपकी मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, उनकी भी याद रखनी होगी। ठीक है, मुझे याद नहीं है, जो मुझे तो ये वाली याद है। ठीक है, और ये 3 भागों में बांटे थे, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एक्टो में बात है दुबले पतले, मतलब लकड़ी जैसे होते हैं, लंबे वगैरह वो। और आपके मैंने गलत बता दी, 1 सेकंड, माफ़ी चाहूँगा। पहला आता है एंडो आता है, फिर दूसरा आता है मीजो, और चौथा आता है एक्टो। ठीक है, एंडोमॉर्फिक होते हैं, ये होते हैं सुडोलकाय और एथलेटिक। ठीक है, यानी सॉरी, ये क्या हो रहा है, गलती बहुत हो रही है, गोलाकार सुडोलकाय ये होते हैं, ये ध्यान रखें। मीजो में ये होती है, जैसे कि आपके एथलेटिक वाले हो गए। ठीक है, वो, और बाकी एक्टो में आते हैं दुबले पतले लकड़ी जैसे होते हैं ना, लंबे वो वाले। ठीक है, ये थे। अब इनमें भी उन्होंने बताया था कि इन्हें श्रेणी क्रम मानते हुए जो प्रबल एंडोमॉर्फिक होते हैं ना, ये वाले, तो इनका ये क्या है, 7:1:1। ऐसे ही मीजो का मुझे पता नहीं है, और एक्टो का भी नहीं पता है। ठीक है, जो पता था वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं व्यवस्था कौन सी थी। वही थी किशोरावस्था वाली, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बना भूमिका अपनाती। ये 5 नंबर की स्टेज थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्लिफोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त सृजनात्मक तत्व थे, उनमें से कौन सा नहीं था। देखो, फ्लुएंसी की बात की है, फ्लुएंसी बोलते हैं, या फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, ओरिजिनलिटी की बात की है, लेकिन इंक्यूबेशन की बात नहीं की, ये टॉरेंस ने बात की है। ठीक है, तो ये नहीं होगा उद्भावन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो वो जो सिक्वेशनल होता है ना, ये नहीं होता है, ये प्रकार नहीं आता है इसमें। बाकी पार्श्विक हो, जिसे लेटरल ट्रांसफॉर्म को बोलेंगे, क्षैतिज वाली हो, ओरिजेंटल वाली, या शून्य हो, धनात्मक हो, ये सभी की बात की है। और नकारात्मक वाली होती है ना, वो भी बात की है, लेकिन सिक्वेशनल की बात नहीं की है। यानी सिक्वेशनल का मतलब है, जैसे आपने पहले कोई जोड़ सीख लिए, फिर इसके बाद आप गुणा सीखेंगे, तो ये निश्चित तौर से सहायता करेगा। तो इस प्रकार के क्रमिक होते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बात नहीं की है। नेक्स्ट है, सिकन प्राइड की प्रत मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। तो OELPG, ये मैंने ट्रिक याद कर रखी, इससे याद रख सकते हैं। ओरल, तो ओरल है क्या, देखिए ये है, एनल है, और ये दे रखी पी मतलब पहले ये दे रखी है, तो नहीं होगी, वो होगी एनाटॉमी, ऑटोनॉमी स्टेज नहीं होगी, यानी 2 नंबर की अवस्था है ना, वो नहीं संबंधित होगी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का एक धनात्मक विज्ञान है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कह सकते हैं, जो मैकडूगल थे ना, सर विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, तो जन्मजात होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है, इस प्रकार बताया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। इनमें से आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन करना, ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछेगा पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, पर यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या की है। ये बात की है जीन पियाजे ने, जिसे स्कीमा नाम दिया था। इसमें भी अकोमोडेशन और आपकी एसिमिलेशन शब्दों का उपयोग किया था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत स्वयं ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड है, वो स्कीमा ही हो जाएगा। ठीक है, वो इसी की बात करते हैं। ये नॉलेज ऑफ पैकेट होती है। ठीक है, यानी ज्ञान का एक तरह से संग्रह होता है। नेक्स्ट है कि ये अंग्रेजी की एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स बता दिया, हाउस का बहुवचन हाउसेज बता दिया, पेन का बहुवचन भी पेन्स बता दिया। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया है, तो यह किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, क्यों गलत बता रहे हो। हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि जिन वर्ण के पीछे एस लग जाए तो वो बहुवचन हो जाए। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक होगा।
आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उद्दीपन की अवधि है, ये आपकी बाह्य निर्धारक होगी। बाकी अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा ये आपकी इंटरनल हो जाएगी। मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है या किस सिद्धांत से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये TAT कहलाता है। ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था 1935 में। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली कार्ड दिया जाता था। इसमें से 10 तो मेल, 10 फीमेल, 10 दोनों के पिक्चर, इस प्रकार ये 30 कार्ड हुआ करते थे। और ये व्यक्तित्व मापन की विधि थी। तो अब बताइएगा ये किस सिद्धांत से संबंधित थी? ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन पूछा है, ये हमने भी नहीं जानकारी थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें से बताइए कौन सा मध्यम बोल सकते हैं मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। तो ये हो जाएगा आपका 36 से लेकर 50 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से बताइए कौन सा है एटलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का एक प्रकार नहीं बताया उन्होंने। तो ये आपका जो आलसी टाइप वाले होते हैं ना, जिसे लेजी टाइप बोलते हैं, ये प्रकार नहीं बताया। बाकी चाहे रूलिंग हो, आपका गो गेटिंग वाले टाइप हो या एस्केप वाले, इनकी बात की है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोडसा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हुआ करते थे? वो 10 कार्ड हुआ करते थे। दिया किसने था? हरमन रोडसा ने। कब दिया था? 1921 में। कितने कार्ड? 10। जानवरों की जगह पे, सॉरी, मनुष्यों की जगह पे जानवरों का उपयोग किया गया था, जिसमें से प्रथम कार्ड हुआ करते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट, और जो लास्ट के 5 होते थे विभिन्न रंग बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाल, भूरा, काला, इस प्रकार के थे। लाल, भूरे, काले, ये कन्फर्म नहीं हो, लेकिन आप ध्यान रखना इन 5 को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा था, 2 और 3। जो 3 थे ना लास्ट के, वो विभिन्न रंग के हुआ करते थे। और ये भी व्यक्तित्व, और ये इनकी उम्र थी बच्चों की 3 से लेकर 10 वर्ष मानी गई है। और इसका भारत में किया था उमा चौधरी ने प्रयोग। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा है मूल्यांकन की दृष्टि से स्पेंसर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आधा सारा या सारा आधा कर लेते हैं, वही की बात है। ट्रिक बनाते हैं तो कोई भी हो अपने आधार पर ही बनती है, तो उनमें याद हो जाते हैं। बस ये है, देखो, राशि बन जाएगा राजनीतिक, आशि आध्यात्मिक, दासी धार्मिक, ये 3 तो तुम्हें याद हो गए। अब इस 3 इसी से संबंधित होंगे, जैसे सौंदर्य हो गया इसी से संबंधित होगा, सामाजिक हो गया इसी से संबंधित होगा। एक एस का मुझे मालूम नहीं है, तो 5 तो याद करवा दी, एक आप देख लेना। देखो सैद्धांतिक, और ये हो गया वो सैद्धांतिक है ना, इसी में आएगा। अब देख लीजिएगा, मैंने बताई थी सारा आधा, ये ट्रिक। तो मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। र से हो जाएगा राजनीतिक, आ से आध्यात्मिक, दा से धार्मिक। ठीक है, सा से मैंने 3 बताए थे, सौंदर्यात्मक, सामाजिक और आपके सैद्धांतिक, ये हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक भी हो जाएगा। कलात्मक का मतलब सौंदर्य से ही होता है। बाकी सोडोल्काई की बात नहीं की, सोडोल्काई की बात की सेल्डन ने, माफी चाहूँगा, सेल्डन के गुरुजी थे क्रैसमर, उन्होंने बात की है। सेल्डन ने तो 3 प्रकार बताए थे, एंडो, मीजो और एक्टो। लेकिन इसके शिष्य हुआ करते, सॉरी, इस गुरु हुआ करते थे क्रैसमर। क्रैसमर ने 4 प्रकार बताए थे। एक तो एथलेटिक था, एक एस्थेनिक था, एक पिकनिक था और एक डिस्प्लास्टिक था। ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण होते हैं। तो इसमें से जो संबंधित है सोडोल का, ये आपके किसे क्रैसमर थे, और बाकी ये 3 स्प्रेंजर ने। और ये इन्होंने किसी के आधार पर व्यक्तित्व बांटे थे? प्रकार के आधार पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से थोंडाइक के प्रदत्त अधिगम का गौण नियम कौन सा है? यानी सेकेंडरी। मेन नियम तो PTA होते हैं, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, और बाकी सेकेंडरी होते हैं BAMCA। तो इसमें पूछा गया है गौण सहायक नियम कौन से देते हैं? वो तत्परता मेन नियम हो जाएगा, ये भी मेन नियम हो जाएगा, ये भी। तो यही हो जाएगा आपके मानसिक वृद्धि का नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसमें से बताइए किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हम ये कहेंगे किशोरावस्था है ना, वो वास्तविकताओं का समय होता है। ये तो सही बात है, वास्तविकताओं समय होता है, तो ये तो ऑप्शन सही है ना। बाकी और ऑप्शन देखते हैं, जैसे किशोरावस्था है, बाल्यावस्था और जो वयस्क अवस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था होती है। यानी ये है कि बाल्यावस्था से ये जंप करता है, किसमें? बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो उसके बीच की अवस्था मानी जाएगी? नहीं नहीं नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है CDP से संबंधित कि पहला है बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो पहला बुद्धि परीक्षण है वो आपके अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया था, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से बदलते रहते हैं। तो ये आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो जन्मजात इसमें से नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका सुरक्षा। बाकी भूख, प्यास और विश्राम, ये आपके जन्मजात होंगे।
इसमें से बताइएगा कि किशोरावस्था, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, तो ये स्टेनी बोलने का आता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा कौन सा ज्ञानी द्वारा प्रदत्त अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर होता है, यानी P/ में मैंने ये ट्रिक कई बार बताई है। तो इसमें जो लास्ट स्टेप होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही उच्चतम माना जाता है। अरे मैंने गलत बता दी, ये तो मैं उसका बता रहा था, क्या बोलते हैं आपके, ये रॉबर्ट गैनी है, इसकी तो ये ट्रिक होगी, क्या ट्रिक होगी, रॉबर्ट गैनी की होती है कि SSC वर्सेज DCRP, यही 8 स्टेप बताए थे इन्होंने। तो जो शुरुआत में होता है वो प्रारंभिक निम्नतम होता है, ये उच्चतम माना जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है 8वें नंबर का, तो यही होगा समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। ये 8 स्टेप बताए थे, शुरुआत के होते हैं, ये शारीरिक होते हैं, बाकी सभी संज्ञान से संबंधित होते हैं, दिमाग से। नेक्स्ट है कि इसमें से व्यक्तित्व मापन की अपरिचित तकनीक कौन सी है, तो ये समाज विधि हो जाएगी, और समाज विधि भी आपकी ये सब उसमें आएगी ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की अचल लक्षण कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे जो असहनीयता है ना, इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो ये नहीं होगी, बाकी सभी हो जाएंगे। इसमें से कौन सा संप्रदाय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया था, तो देखो आपने एसिमिलेशन पढ़ा हुआ, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, लेकिन आपने सांकेतिक नहीं पढ़ा हुआ। सांकेतिक है तो जेनर ब्रूनर की 3rd नंबर की अवस्था आती है, उसकी नाम होता है सिम्बॉलिक, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेपर के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो वो हो जाएगा, इसमें से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा पारंपरिक चरण के आरोप, इनकी बात नहीं की है, बाकी इन तीनों के पॉइंटों की बात की है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं, वो लेव-वाइगोत्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से व्यक्तित्व मापन की प्रविधि नहीं है, तो देखो साचार्य तो है, वाक्यपूर्ति भी है और चित्र कथात्मक भी है, लेकिन जो आपका बुडवर्ड का जो व्यक्तिगत दत्तपत्र है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें बताइए केटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की गत्यात्मक यानी डायनामिक होगा ना, ये सही है। डायनामिक जो ट्राइड बताए थे तो उनमें से एक प्रकार नहीं था, देखो अभिवृत्ति बताई थी उन्हें, स्थायी भाव भी बताए थे, रूढ़िवादिता भी बताई थी, लेकिन उन्होंने तीव्र इच्छा नहीं बताई थी। अरे एक सेकंड, ठीक है, उन्होंने एक तो तीव्र इच्छा नहीं बताई, और फिर रूढ़िवादी परंपरा होती है ना, ये भी सम्मिलित हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी उन्होंने एटीट्यूड बताया था, और जो आपकी सेंटीमेंट होते हैं आपके मनोभाव, वो भी बताए थे, लेकिन उन्होंने तीव्र इच्छा और रूढ़िवादिता ये तो उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, किस आयु वर्ग के बालक हैं वो आपके, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण जिसे CAT कहते हैं, वो कब लागू किया गया था, यानी किस वर्ष के बच्चों के लिए आयु वर्ग के लिए लागू होता है, तो वो 3 से 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें से बताइएगा कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि ये कह रहा था कि मांसपेशियों का भार है, कुल भार का करीबन 20% होता है, तो ये कहना गलत है, बाकी ये सभी सही है। दिमाग अपने देखने की प्रवृत्ति होती है, शब्दकोश बढ़ जाता है, मानसिक योग्यता चरम सीमा पर होती है या पहुंच जाती है, ये तीनों कथन सही है। जो 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से बताइए कि मोटिवेशन के बारे में कौन सा गलत है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मोटिवेशन व्यवहार होता है ना, वो आपकी प्रकृति को कठोर नहीं करता है, सरल बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसमें से विनय बुद्धि उपलब्धि के स्केल के अनुसार निम्न मानसिक योग्यता वाले जो भी बच्चे होते हैं या मंदता वाले, तो उनकी सीमा कितनी होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक डाटा नहीं दे रखा है, इस वजह से डिलीट किया गया था। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कॉल ब्रुस हो जाएंगे, कॉल ब्रुस बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से गलत बताइए जिनकी आदत के बारे में गलत बताना है, जो आदत की विशेषता होती है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है आपको वो बताना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये वंशानुक्रम नहीं होती है आदत, ये हम वातावरण से सीखते हैं, वातावरण से आदतें लगती है तो उस हिसाब से ये अर्जित होती है, ना कि ये वंशानुक्रम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके संबंधित हो जाएगा। रटन स्मृति का सिद्धांत है ना, ये नहीं संबंध होगा, बाकी चाहे मानसिक अनुशासन हो, समान अवयवों का सिद्धांत हो या सामान्यीकरण का, ये सभी संबंधित होंगे, ऑप्शन नंबर 2 संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है इनमें से, वो बताना है। तो देखो उद्दीपन अनुक्रिया बोलते हैं इसे, और अधिगम का बंध सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का बोलते हैं, लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये तो आपका C.R. पावलर से संबंधित है, क्लासिकल कंडीशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22वां, इनमें बताना है कि कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषता के संदर्भ में गलत है।
आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो मूल प्रवृत्तियाँ अल्पकालिक होती है, ये कहना गलत होगा। बाकी सभी जन्मजात होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं और मनो शारीरिक स्वभाव वाली होती है। विचार, निर्णय लेने, भाषा, अन्य उच्च मानसिक क्रियाओं में जुड़ी मानसिक गतिविधि को क्या कहते हैं, तो उसे हम संज्ञान कहेंगे, यानी कॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो पूछा गया है, इसमें से बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं है, ये बात सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी उद्देश्यपूर्ण, ये भी बात सही है। अधिगम क्षेत्र व्यापक होता है, ये बात सही। तो फिर 4 नंबर गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 3 तो सही थे, हमें गलत बताना तो 4 नंबर होगा। मूल प्रवृत्तियाँ एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाएंगे, ये गलत है। ये मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और जब ये अधिगम होता है वातावरण के अंतर्गत इंटरेक्ट से, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। जे.पी. क्लिफोर्ड के द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के घटक विषय वस्तु का एक प्रकार नहीं है। तो जे.पी. क्लिफोर्ड ने ये आपका जो सिद्धांत दिया था 3D मॉडल 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, इसमें 3 आयाम बताए थे, OCP। तो ऑपरेशनल, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो ये कंटेंट में कौन कौन से भाग आते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बॉयफ्रेंड SS, ये ट्रिक है। इसमें ये शब्द आ जाएंगे, जैसे कि इसमें व्यवहारिक, बिहेवियर हो जाएगा। F यानी फिगर, आकृति से संबंधित हो जाएगा। एक S, जैसे आप सिम्बॉलिक बोलेंगे तो आपकी सिम्बॉलिक है क्या है, तो सिम्बॉलिक इससे संबंधित हो जाएगी। दूसरी S होती है सेमेंटिक्स, शायद सेमेंटिक्स ही होती है, लेकिन सेमेंटिक्स इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसमें दे रखा है सिस्टम। और सिस्टम आती है, ये आपकी आती है प्रणाली में, जो आपकी प्रणाली होती है ना, प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को, तो ये आपकी आती है प्रोडक्ट, यानी उत्पादन में आती है। मैंने बताया ना OCP। CP जो C है ना, इसके तो 3 भाग हो गए, आकृति हो गई, सांकेतिक हो गई, व्यवहारिक। लिए प्रणाली है ना, ये प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बताइए स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम क्या होगा। आपको इनमें स्टेप बताने क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले तो हम अधिगम करेंगे, फिर अधिगम से जो भी चीज़ सीखेंगे ना उसे फिर हम धारण करेंगे, और धारण करके पुनः स्मरण करेंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके 3 स्टेप है ना, वो तो आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। बाकी लास्ट स्टेप इसमें चेंज किया गया है, जैसे पहले हम करेंगे अधिगम, फिर अधिगम के बाद उसकी धारणा करेंगे, फिर उसे पुनः रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद पहचान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, यानी स्मृति का जो तार्किक क्रम होता है ना, वो इसी प्रकार का होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 27वां कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ये ओसबर्न ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। इसमें से बताइए कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है, जैसे विस्थापन, प्रतिगमन और आपकी इसमें से कौन सा नहीं होगा, ये पूछा था कौन सा सही नहीं होगा। तो ये स्थापन प्रतिक्रिया है ना, ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन जो आप आत्मकरुणा है ना, ये सेल्फ पिटी बोलते हैं, ये संबंधित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर है पूर्णतः सुखवादी और यानी सुखवादी और सुख प्राप्ति की अनु सिद्धांतों के निर्देशित करता है। तो ये आपकी इदम से संबंधित होता है। ये सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार बताए थे, इदम एवं प्रायम, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन होता है सुख प्राप्ति से संबंधित। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है, तो वही है, ऐसे बोलते हैं साइको एनालिटिकल। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पर भी वैसे देखा जाए मनोविश्लेषणात्मक विधि का सिगमंड फ्रायड आता है, लेकिन इसका शिष्य हुआ करता जुंग, उसका भी नाम आता है एनालिटिकल में, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर अगर वो नहीं दे रखा है तो यही होगा राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन इस प्रकार। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है और हम सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो इसे भी देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई का स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण रखता है, ठीक है। यानी जिसमें प्रश्नों का कठिनाई का स्तर, यानी इसमें कठिनाई के स्तर पर जब जोर दिया जाता है, समय का नहीं दिया जाता, यानी समय को सेकेंडरी रखा जाता है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण होगा, ये होगा आपकी शक्ति, यानी आपकी पावर देखी जाएगी कि आप क्वेश्चनों को कैसे हैंडल या डील करते हैं उनके साथ। एक ये भी पूछा जाता है कि जिसमें आपके कठिनाई का स्तर तो समान रख दिया, लेकिन उसमें समय देखा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी स्पीड देखी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, सहकारी अधिगम कहेंगे।
ठीक है, यानी को कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखो बहुसंवेदी, इसमें तो आपकी जो सेंसरी मोटर, अरे क्या बोल रहा हूँ, जो आपके संवेग होते हैं ना वो 5 प्रकार के, तो उनसे संबंधित है। दल शिक्षण ये अपर क्लास के लिए उपयोगी होती है। बाकी अभिक्रमित अनुदेशन ये रट्टा मारने वाली चीज़ है और इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई समूह ही नहीं बनाए जाते। इसमें तो ये भी प्रोग्राम लर्निंग होती है, तो इसमें तो केवल एक बच्चे पे ही ध्यान दिया जाता है, या हो सकता है एक से अधिक पर दिया जाए, लेकिन इसमें प्रोग्राम यानी फिक्स होती है चीज़ें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। बाकी ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमें को कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पता था ऐसा। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण के आकलन के लिए कौन सा उपागम संबंधित है? तो ये प्रकार उपागम के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार कौन से थे? मैंने इसकी शायद ट्रिक बताई है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, आधा सारा, आधा और सारा। अब मैंने ये देखो बताऊँ, आ से आध्यात्मिक, द से धार्मिक, रा से राजनीतिक, स से 3 होते हैं, सौंदर्य इसे ही कलात्मक कहेंगे, एक हो गया, दूसरा सामाजिक और तीसरा सैद्धांतिक। ये 6 प्रकार बताए थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो काल्पनिक दुनिया में रहना ये गलत हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कौन सा सही होगा? जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। किस प्रकार की रक्षा युक्ति का ही उदाहरण है? तो ये आपका सिंपल विस्थापन है, दूसरे का गुस्सा दूसरों को बता देना। नेक्स्ट है, किसी यानी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है तो कहलाती है, उसे स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। संवेग को देखने और इसे विचार में एकीकृत करने से समझने और संबंधित प्रबंधित करने संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसकी है? तो ये बड़ी सी परिभाषा दिखाई दे रही है ना, ये आपके जो जिन्होंने सिद्धांत दिया था मेयर और पीटर सेलोवे। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, इस प्रकार की एक बुक थी, उसी में मिलता है ये सब। नेक्स्ट है कि इनमें से अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ठीक है, तो इनमें से प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी, वो होगी प्रक्षेपण, ठीक है, यही नहीं होगी। हालांकि ये कुछ ना कुछ अलग ही टाइप से पूछा है इन्होंने, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें से प्रक्षेपी नहीं होगी। बाकी साक्षात्कार में आ जाएगी आपकी अप्रक्षेपी विधि में भी, वो भी सब्जेक्टिविटी में, प्रश्नावली भी सब्जेक्टिविटी में, अवलोकन भी सब्जेक्टिविटी में, जो संबंधित होगा वो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह कदम तोड़ना है कि सीखने के किस सत्यता पर प्रकटता है? रेडीनेस यानी तत्परता था, यानी जब आपके मन में इच्छा होगी तभी सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा है शिक्षण स्तर का एक नहीं है? तो देखिएगा, जैसे स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन, ये 3 होते हैं, लेकिन आधारभूत स्तर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर है कि जो आपकी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का एक भाग नहीं है? तो उन्होंने 5 स्टेप बताए थे, माइक्रो, मीजो, एक्जो और मैक्रो, क्रोनो, ये 5 स्टेप होते हैं। इसमें देख लीजिए, माइक्रो है, मैक्रो है और मीजो है, या मैसो बोल सकते हैं, लेकिन माइनर है ना, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से आप बताइए कौन सी है संवेग से मूल प्रवृत्ति संबंधित नहीं है, इस प्रकार दे रखा है, तो हम ये कहेंगे, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो पहली है ना, क्रोध है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी, बाकी अधिकार की संग्रह हो जाएगी, आश्चर्य का जिज्ञासा, भय का पलायन, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। किशोरों का मानसिक यानी किशोरों का शारीरिक विकास हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? हम ये कहेंगे सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था है? ये सामाजिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये मैं ट्रैक बता था पीसलेस, तो जो आपकी ई वाली है ना, एस्टीम, यही सम्मान की अवस्था होती है, तो ये आपके समाज से ही हम लेते हैं इन चीज़ों को, सम्मान वगैरह समाज में चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि इनमें से कौन सा कार्य है जो बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं था? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका पूछो और अनुमान लगाने वाले संबंधित कार्य, ठीक है, बाकी ये संबंधित थे बाकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण से, जो 4 नंबर था वो नहीं होगा संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे व्यक्ति विभिन्नता विकास के विभिन्न आयाम को प्रभावित करती है, तो ये बात तो सही है, ठीक है, तो ये मतलब नहीं होगी, ठीक है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन की बात की थी ना, तो वो होगा व्यक्ति भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव रहता है इसमें, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑलपोर्ट माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइएगा संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने का सही तरीका है?
आप ये कहेंगे कि सुनना और पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो ये त्रितंत्रीय है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का था। तो इसमें विश्लेषणात्मक थी, आपकी व्यवहारिक थी और सृजनात्मक, लेकिन सैद्धांतिक बुद्धि की बात नहीं की है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार किस स्तर की नैतिकता, जब नैतिकता में स्व स्वीकृत सैद्धांतिक सिद्धांत सम्मिलित हो तो उसे क्या कहेंगे। उसे हम कहेंगे उत्तर रूढ़िवादी, यानी जो लास्ट स्टेज की 6 नंबर, यानी ऐसे कह सकते हैं लेवल 3 की जो 6 नंबर की स्टेज होती है ना, ये लास्ट वाली, तो ये उससे संबंधित थी स्वस्वीकृत, यानी जिसे हम बोल रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेड। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। तो जैसे कि यह संधिकरण की अवस्था होती है, ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ये बात सही है। ये अवास्तविक स्थिति की अवस्था होती है, ये बात सही है। और ये पहचान की खोज का समय होता है, ये भी बात सही है। और बाकी यौन आरंभ की दहलीज होती है, यानी थ्रेशोल्ड ऑफ प्योरिटी, ये भी बात सही है। तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं होगा, यानी ये सभी कथन सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये किया गया था आपके मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से एक निश्चित संख्या में प्रक्रियाओं के बाद भी अधिगम करता है वो पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो ये किस प्रकार की पुनर्वलन अनुसूची होगी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी निश्चित अनुपात के यानी फिक्स्ड रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांतों अनुसार किशोरावस्था संबंधित है। तो ये आपकी होगी स्वायत्त नैतिकता अवस्था, जिसे हम ऑटोनॉमस मॉरलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, या इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल फीडबैक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह उदाहरण किसका है। तो ये आपकी होगा बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अगर आपको 15 वर्ष बालक की बुद्धि लब्धि क्या है होगी, जबकि उसकी मानसिक आयु दे रखी 12 वर्ष, यानी एक 15 वर्ष का बालक है जो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आप IQ बराबर रखेंगे, यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA होता है, यानी मानसिक आयु ऊपर आएगी, शारीरिक आयु नीचे आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मानसिक आयु दे रखी है 12, शारीरिक आयु दे रखी है 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, तो 20 का गुणा 4 से करेंगे तो 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। यानी बहस से दूर करेंगे, ये भी बात सही है। उन्हें मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन जो आपका अपसारी चिंतन है ना, उसका परिहार नहीं करेंगे, यानी उसे आप है क्या नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप जी कह रहा है कि इग्नोर करेंगे, जबकि इग्नोर नहीं कर सकते, यही कथन है वो आपका नहीं होगा। ये कह रहा है केंद्र से परिधि की ओर, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भूख और प्यास किस प्रकार के प्रेरक है, ये आपके आंतरिक यानी जो जन्मजात होते हैं उनसे